तो नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि ट्रिपल पॉइंट कंसेप्ट क्या होता है और ट्रिपल पॉइंट का फ्रीज ड्राइंग में क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे वो लो प्रेशर कंडीशंस जो है वो ट्रांसलेट करती हैं वाटर के सब्लिमेशन को फ्रॉम द आइस स्टेट टू द वेपर स्टेट, और फिर किस प्रकार से ड्राइंग अकम्प्लिश्ड होती है, कौन से स्टेप्स उसमें उसमें आते हैं और जो प्रोसीजर रहता है वो एग्जैक्टली कैसा रहता है। और फिर पीजे फेलोज की बुक से मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताया था कि उसका जो प्लॉट होता है वो कैसे बनता है और टेम्परेचर्स को हम लोग कैसे असेस कर सकते हैं अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग ड्यूरेशंस में। तो भाई इसके बाद आज बात करेंगे फ्रीजिंग की, एक्चुअली में कि फ्रीजिंग क्या होती है। फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल होता है और एक स्पेसिफिक सा प्रोसेस होता है, क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग है वो फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स्ड है और अगर वो फूड सिस्टम में चला जाता है तो फिर उस फ्रीजिंग पॉइंट में क्या क्या होता है और कैसे वो चेंज होता है। और फिर कुछ ऐसी टर्म्स की बात करेंगे जैसे सुपर कूलिंग हो गया या यूटेटिक टेम्परेचर हो गया, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया, फाइनल यूटेटिक टेम्परेचर हो गया। तो ये टेम्परेचर्स होते क्या हैं और कैसे ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फूड्स में हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने की कोशिश करेंगे और कंसेप्चुअलाइज करवाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के एंड तक आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली फ्रीज ड्राइंग का सॉरी फ्रीजिंग का, फूड फ्रीजिंग का कंसेप्ट है क्या। तो मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि फूड फ्रीजिंग क्या होता है और फिर सुपर कूलिंग का कंसेप्ट क्या है। तो भाई जब हम फ्रीजिंग करते हैं तो फूड का टेम्परेचर आप रिड्यूस करते हो, लेकिन वो बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आपने रिड्यूस किया और टेम्परेचर कम होता जाएगा कम होता जाएगा, नहीं। There are so many changes which takes place because of the existence of the concept of latent heat। तो latent heat exactly क्या करता है। यदि मैं कहूं कि भाई फ्रीजिंग से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप बोलोगे कि यार ये तो उल्टी बात बोल रहे हैं सर आप, लेकिन डेफिनेटली ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, आज देखेंगे कि फ्रीजिंग से टेम्परेचर बढ़ता कैसे है। When the food freezes then the temperature increases, तो ऐसा क्यों होता है। और उसके बाद फिर सुपर कूलिंग का कंसेप्ट उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट यूटेटिक टेम्परेचर एंड द फाइनल यूटेटिक टेम्परेचर को देखेंगे और ग्लास ट्रांजिशन, जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ग्लास ट्रांजिशन एग्जैक्टली होता क्या है, उसको भी देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे फूड फ्रीजिंग में। तो आप बड़े इत्मीनान से देखने की कोशिश कीजिए। आज का जो वीडियो है दैट इज ऑन फूड फ्रीजिंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ फूड फ्रीजिंग है क्या। फूड फ्रीजिंग के कंसेप्ट से शुरू करेंगे और जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इट इज ए यूनिट ऑपरेशन। फूड फ्रीजिंग अगर हम लोग बोलेंगे सो इट विल बी ए यूनिट ऑपरेशन वेयर इन द टेम्परेचर ऑफ ए फूड इज रिड्यूस्ड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, रिड्यूस्ड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, and a proportion of the water undergoes change in state from ice to form ice crystal। a proportion of water, कुछ proportion पानी का, जो अधिकतर major proportion of the water that undergoes change in the state to form ice crystal। तो कुल मिला के जब ऐसा यूनिट ऑपरेशन जहां पे फूड का टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है और वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज फूड फ्रीजिंग एंड देन द फूड इज रिटेन्ड एज इन फ्रोजन कंडीशन। फिर उसको फ्रोजन कंडीशन में ही हम लोग रिटेन करते हैं। तो अगर इससे इफेक्ट जो आता है वो क्या इफेक्ट आता है, तो अगर टेक्निकली हम लोग बात करेंगे तो जब फूड जो है लिक्विड स्टेट में होता है, जब वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, जब लिक्विड में है वाटर, तो वाटर में बहुत सारा फूड में बहुत सारा फ्री वाटर अवेलेबल है जो कि केमिकल रिएक्शंस के लिए अवेलेबल होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए अवेलेबल होगा। सो दैट इज व्हाट इज देयर इन वाटर। बट व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस, सो इट बिकम्स अनअवेलेबल एंड द वाटर एक्टिविटी रिड्यूसेस। तो पानी से जब आइस बन जाएगी तो वाटर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि फ्री वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। नाउ दैट वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द chemical reactions, and then the water activity reduces। So that is how what we observe as a change when the food is frozen। अगर मटर का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे अगर मटर है तो मटर आपके जब फ्रेश रहेंगे सो देयर विल बी फ्री वाटर, बट व्हेन इट इज फ्रोजन सो देन दैट फ्री वाटर इज बिकम्स बाउंड वाटर एंड दैट इज व्हाई द फूड डज नॉट स्पॉइल। तो फ्रीजिंग का भी अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन की बात करेंगे तो वो रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी ही है। तो चलते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन क्या कहते हैं। अगर हम लोग फ्रीजिंग की बात करते हैं तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन में पहला है कि इमोबिलाइजेशन ऑफ वाटर टू आइस। पहला क्या है, इमोबिलाइजेशन। वाटर जो लिक्विड स्टेट में था इट वाज लाइक मोबिलाइजेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है।
but when it is converted into ice, it cannot move from one part of the food to the other part of the food, and that is why the water activity is reduced. So immobilization will be reducing the water activity. और फिर जो principles of food preservation है उसमें मैं पढ़ाता हूं कि 1C will be applicable over here, and 1C is hindering the growth and activity of microorganism. So that is the first part why the food is preserved. फ्रीजिंग से फूड प्रिजर्व कैसे होता है, तो ये 1C is the first the portion of the principle which is applicable, that lowering the water activity due to immobilization of water and conversion into ice. दूसरा क्या है कि ये conversion into ice will take place at a very low temperature. ये जो प्रोसेस है ये बड़े ही लो टेम्परेचर पे होगा। तो जब ये लो टेम्परेचर पे होगा ये प्रोसेस, तो उस समय में अगर ये लो टेम्परेचर पे होता है, सो दैट इट विल हिंडर द ग्रोथ एंड एक्टिविटी। फिर दोबारा 1C ही एप्लीकेबल होता है, इन दोनों के लिए 1C एप्लीकेबल होगा, दोनों के लिए 1C इज एप्लीकेबल। तो पहला तो वाटर एक्टिविटी कम हो गई, दूसरा लो टेम्परेचर पे काम कर रहा है, दैट विल आल्सो नॉट अलाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो, सो दैट इज द हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फिर जो फ्रीजिंग प्रोसेस रहता है उसका एक प्री ट्रीटमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग इज नॉर्मली ए प्री ट्रीटमेंट ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ड्यूरिंग ड्राइंग, ड्यूरिंग कैनिंग। तो ब्लांचिंग अगर फ्रीजिंग के दौरान प्री ट्रीटमेंट है तो इसका मतलब आपने हीट अप्लाई करी, तो जब आपने हीट अप्लाई करी तो उस वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। भले ही हमारा ऑब्जेक्टिव ब्लांचिंग में किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर किल्ड बिकॉज हीट इज हीट एंड हीट इज इनोसेंट। ऐसे मैं कहता हूं हीट इज इनोसेंट, तो हीट को नहीं पता है कि एंजाइम को डिस्ट्रक्ट करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो जब अगर आप ब्लांचिंग कर रहे हैं एज ए प्री ट्रीटमेंट, सो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल आल्सो डाई, ऑल्दो दैट वाज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, एंड along with it there is destruction of enzymes as well। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी, द कॉम्बिनेशन ऑफ द effect of low temperature on the growth of microorganism, and the initial killing and destruction of microorganism and inactivation of enzymes because of blanching treatment, all these three they are responsible for the प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। और उसके बाद फिर लो टेम्परेचर पे रखा जाता है तो डेफिनेटली वो भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तो ऑन एंड ऑन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये 1C एप्लीकेबल हुआ और यहाँ पे 1D एप्लीकेबल हुआ, तो ये दोनों मेथड्स इसमें यूज होते हैं। एडवांटेज क्या है अगर हम फूड को फ्रीज करते हैं, फ्रोजन कंडीशन में ले आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट है, बीन्स है, पी तो बड़ा ही कॉमन रहता है, और इसके अलावा भी दूसरी वेजिटेबल्स है, इवन कॉलीफ्लावर एंड अदर वेजिटेबल, इवन सम फ्रूट्स, पपाया एंड अदर फ्रूट्स, दे आर आल्सो फ्रोजन। तो वो फ्रोजन का एडवांटेज क्या होता है? सो पहला तो ये है कि भाई रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी, रिटेंशन ऑफ सेंसरी क्वालिटी, कि जब हीट अप्लाई नहीं करेंगे या बहुत कम हीट अप्लाई करेंगे तो सेंसरी क्वालिटी भी रिटेन रहती है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी रिटेन रहती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कलर, फ्लेवर, अरोमा, टेस्ट, टेक्सचर सब कुछ रिटेन रहता है। और दूसरा, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हम लोग कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए केमिकल फ्री ऑपरेशन है। सो दैट इज आल्सो ए ग्रीन टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज फार एज द फूड इज कंसर्न। तो कुल मिला के दो मेजर एडवांटेजेस, न्यूट्रिशनल एंड सेंसरी क्वालिटी रिटेंशन, एंड सेकंड द प्रोडक्ट विल बी केमिकल फ्री, सो देयर इज नो रिस्क ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्रोजन फूड्स। दैट इज व्हाई फ्रोजन फूड्स दे आर कॉस्टली एंड they are considered better also, superior also in terms of the quality। तो भाई आगे देखते हैं कि कौन कौन से फिर फूड्स हैं जो मेजर ग्रुप्स हैं जिसको कमर्शियली फ्रीज किया जाता है। ये कंटेंट मैंने पीजीओ फेलोज की किताब है द प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, उसमें से लिया है, रेफरेंस भी दिया है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सेकंड एडिशन 2000 का जो है नीचे, तो उसमें से मैंने ये कंटेंट लिया है। और जो फ्रूट्स हैं वो सबसे पहले हम प्रिजर्व करते हैं, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, रास्पबेरी, ब्लैक करंट्स, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स को, या तो उसको होल फॉर्म में प्रिजर्व किया जा सकता है जैसे वो हैं, या फिर प्यूरी की फॉर्म में प्रिजर्व किया जा सकता है, और या फिर जूस कॉन्सेंट्रेट की फॉर्म में प्रिजर्व किया जा सकता है। मेथड फ्रीजिंग ही रहेगा, या तो होल फ्रूट को प्रिजर्व किया जा सकता है, या प्यूरीज को, या जूस कॉन्सेंट्रेट्स को, when we talk about fruits। When we talk about vegetables, so vegetables such as peas, greens, sweet corn, spinach, sprouts, different kinds of sprouts, they can be preserved by freezing. And then fish seafoods, they are also the cod, shrimps, crab, meat, so fish fingers in different forms, cakes, so many forms it can be preserved। Similarly, meats can be preserved, beef, lamb, poultry, carcasses में preserve किया जा सकता है, फिर boxed form में, burgers में, sausages में, अलग अलग form में, so it can be done। Then we can have the baked goods also, when we have the cakes, different kinds of cakes and pies, meat pies, so इनको भी frozen form में कभी कभी रख लिया जाता है। And then we have the different prepared meals which can have like pizzas and desserts and ice creams and कंप्लीट मील्स भी रहती हैं जो फ्रोजन रहती हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मील्स कैन बी देयर।
सो फ्रूट वेजिटेबल एक कैटेगरी है, देन सी फूड्स एंड फिश एंड मीट विल बी सेकंड कैटेगरी, एंड देन द थर्ड इज द बेक्ड एंड द प्रिपेयर्ड मील्स, सो दैट इज अनदर कैटेगरी। पीजे फेलोज में इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग जाके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन 6 ग्रुप्स हैं जिसमें कि फ्रोजन फूड्स कॉमर्शियली हमको मिलते हैं। तो भाई अब आते हैं कंसेप्ट पे कि फ्रीजिंग होती कैसे है। तो सबसे पहला जो, जैसा मैंने कहा था कि फ्रीजिंग कॉजेज हीटिंग एंड बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग। अब आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं सर, बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग कैसे होता है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने एक बीकर लिया, कोई कोई बीकर आप ले लेते हैं, और उस बीकर को अगर उसमें वाटर आप लगा देंगे एंड देन द फ्लेम इज देयर, और उस फ्लेम को आप फ्लेम पे रख देते हैं उस पानी को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनिशियली उसका टेम्परेचर कम होगा, पानी का 15-20 रूम टेम्परेचर जो भी होगा, फिर थोड़ी देर बाद 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 60-70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 100 डिग्री हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लेम ऑन ही रखते हैं और हीटिंग करते ही रहते हैं, तो फिर क्या होगा, 100 के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर 100, व्हाट विल हैपन आफ्टर 100, सो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो अगर आप गौर करेंगे, अगर आपने फ्लेम पे रखा है, तो आप देखिए 100 के बाद क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर नोट करेंगे तो 100 के बाद कुछ नहीं होगा, 100 के बाद टेम्परेचर 100 ही रहेगा। देयर विल बी नो मोर राइज इन द टेम्परेचर। अब देखिए ये हुआ क्यों और हुआ कैसे। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट का। दो प्रकार की हीट्स होती हैं, एक को हम हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट, विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द सेंसिबल टेम्परेचर विच कैन बी सेंस्ड। जो हमने सेंस किया कि पहले 25 था, फिर 50 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 100 हो गया, ये सेंसिबल हीट है। और सेंसिबल हम लोग सेंस कर सकते हैं इस हीट को, तभी हमने टेम्परेचर राइज महसूस किया। लेकिन भाई हीट तो हम उसके बाद भी कर ही जा रहे हैं, उबाल ही जा रहे हैं उसको। वी आर कंटिन्यूसली giving the heat energy. So where is that heat energy going actually? वो कहाँ जा रही है वो heat energy? So that is converted into latent heat. अब latent heat क्या होती है? Latent heat is the heat which is used to convert the material from one state to the अदर। यानी कि पानी अगर यहाँ पे मटेरियल है जिसको हम हीट कर रहे हैं, तो पानी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जो कन्वर्ट होता है, जो हीट इस कन्वर्जन के लिए यूज हो जाएगी टू कन्वर्ट द वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे लेटेंट हीट जब हम अप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नाउ ये रेड वाला जो डॉट है, इसने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। लेकिन जो ही वो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो लेटेंट हीट तो यूज हो गई। तो अगर हीट यूज हो गई तो फिर क्या होगा, तो देन द टेम्परेचर ड्रॉप्स, तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। फिर दोबारा हम हीट करेंगे, तो फिर दोबारा टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मामूली सा। ये फ्रैक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन द टॉप एट 100, एट 100 व्हाट इज हैपनिंग, 100.0, 100.1, 100.2, थिंग्स लाइक दैट। तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और फिर दोबारा जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो फिर वो चेंज हो गया। तो ये जो, अगर हम सी लेवल की, परफेक्ट सी लेवल की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, इट हैपेंस एट ए लेसर टेम्परेचर, 94, 95, 96 पे ये होने लग जाएगा। अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा होने लग जाएगा, 96, 97 के ऊपर टेम्परेचर ही नहीं जाएगा। लेकिन परफेक्ट सी कंडीशन में, सी लेवल में अगर हम देखते हैं, तो व्हेन यू अप्लाई हीट द टेम्परेचर राइजेस, बट दैट हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, एंड देन द टेम्परेचर ड्रॉप्स। यानी कि जैसे ही बॉयल हुआ तो टेम्परेचर कम हो गया। तो जो मैंने कहा कि बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग, बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग, वो सही बात है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो लेटेंट हीट का इफेक्ट आता है, एंड दैट हीट इज यूज्ड अप इन कन्वर्टिंग वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट, एंड व्हेन हीट इज यूज्ड, देन द टेम्परेचर्स आर लोवर्ड। हीट तो यूज हो गई भाई, तो टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ऐसे अगर हम लोग करते रहेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर कम हो जाएगा, इंक्रीज होगा, फिर कम हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, और फिर आप इसको कई कई मिनटों तक, घंटों तक उबालते रहिए, कोई टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होगा। There will be no further increase in temperature, and that is why the temperature will stabilize at 100 डिग्री। अगर एक प्रेशर हम चेंज नहीं करते हैं, तो 100 डिग्री पे आते आते सी लेवल पे वाटर अगर बॉयल करेंगे, तो टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो ये है सुंदरता लेटेंट हीट की, दैट बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग। अब रिवर्स पे चलते हैं कि अगर फ्रीजिंग करेंगे तो क्या होगा। अब मैं बोलूंगा फ्रीजिंग कॉजेज हीटिंग, कि भाई जैसे बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग, तो फ्रीजिंग शुड कॉज हीट, क्योंकि फ्रीजिंग भी तो एक लेटेंट हीट ही है, कि वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो बॉइलिंग वाले एग्जांपल में क्या हुआ, वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। और फ्रीजिंग वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, आइस में फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे भी लेटेंट हीट आएगी। तो अगर यहां पे भी लेटेंट हीट आएगी, तो यहां पे भी तो टेम्परेचर का कुछ ना कुछ
चेंज होना चाहिए। तो सेम जैसे बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग, तो फ्रीजिंग कॉजेज हीटिंग होता है। इसको देखने की कोशिश करेंगे और फिर आगे फ्रीजिंग के कंसेप्ट में जाएंगे, वहां एक्चुअली में इसको होता हुआ देखेंगे। पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे होगा, फ्रीजिंग कॉजेज हीटिंग कैसे होगा। अब अगर हम लोग सपोज कोई फ्रीजिंग करते हैं, अब मैंने टेम्परेचर स्केल लगा दिया, तो कोई फूड था, उसका टेम्परेचर अगर मैं बोलूंगा कि भाई इट इज समवेयर अराउंड द व्हाट वी से रूम टेम्परेचर 30-35 डिग्री है, तो मैं उसको कूल करता हूँ, थोड़ा कम हो गया टेम्परेचर, और कूल करता हूँ 25 हो गया, और कूल करता हूँ 20 हो गया, और कूल करता हूँ 15 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, और फिर 0 हो गया। मान लिया 0 पे आ गया, 0 से कम हो गया। अब जब 0 पे आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगी। फ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि द वाटर विल कन्वर्ट इट टू आइस। लेकिन जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उस समय क्या होगा, दैट इज व्हाट इज कूलिंग, एंड कूलिंग इज नेगेटिव हीट। तो जो नेगेटिव हीट है यानी कि जो कूलिंग है, दैट कूलिंग इज यूज्ड। सो व्हेन दैट कोल्ड इज यूज्ड और द कूलिंग इज यूज्ड, सो हीटिंग हैपेंस। व्हेन द कूलिंग इज यूज्ड, व्हेन द कोल्ड इज यूज्ड, देन द हीटिंग शुड हैपन। इसीलिए फ्रीजिंग शुड कॉज हीटिंग। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं वैसे ही, तो जब हम इसको कूल कर रहे थे तो यहां पे हमने कूल किया। अब 0 पे आने के बाद जब हम 1 यूनिट और कूल करते हैं उसको, 1 यूनिट और कूल किया तो टेम्परेचर 0 से जरा सा नीचे गया। जैसे ही टेम्परेचर जरा सा नीचे गया तो तुरंत क्या हो गया, द लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टुक प्लेस। तो वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड इनटू आइस, और जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट हुआ, सो दैट कूलिंग इज यूज्ड, सो दैट कूलिंग वाज यूज्ड अप। कूलिंग मींस नेगेटिव हीट। तो ये नेगेटिव हीट जब यूज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। फिर दोबारा हमने कूल किया तो फिर दोबारा टेम्परेचर नीचे आया, फिर दोबारा टेम्परेचर नीचे आया। अब तो फिर दोबारा लेटेंट हीट का काम हो गया, वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस, और जैसे ही वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस तो फिर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कूलिंग तो यूज हो गई। तो जब कूलिंग यूज हो जा रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे ही करते 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 ये होता रहेगा कि आप उसको कूल करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, आप कूल करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, and this process will continue. So as it was there that boiling cools the food, so freezing will heat the food, freezing will heat up the food। लेकिन ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे लेवल तक इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन फ्रीजिंग में इसका कंटेक्स्ट आता है भाई, और वो कैसे आता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ बॉइलिंग कूल्स द फूड एंड हाउ फ्रीजिंग हीट्स द फूड। सो बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग एंड फ्रीजिंग कॉजेज हीटिंग। अगर कोई ऐसा कहता है तो ये गलत नहीं है भाई, टेक्निकली ये सही है, इसको आप एक बार ऑब्जर्व कर लें। तो अब चलते हैं कि एक्चुअल में जो ग्राफ है, ये पीजे फेलोज को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको 435 पेज के आसपास, पेज नंबर 435 के आसपास पे ये मिल जाएगा। तो ये ग्राफ मैंने वहीं से लिया है, पीजे फेलोज को धन्यवाद के साथ, विद ऑल एक्नॉलेजमेंट्स टू हिज वर्क। सो नाउ ही हैज एक्सप्लेन्ड ब्यूटीफुली, उन्होंने ब्यूटीफुल सुंदरता से एक्सप्लेन किया कि भाई ये कंसेप्ट ऑफ फ्रीजिंग होता क्या है। और लेटेंट हीट को समझने के बाद इसको समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक टेम्परेचर रखा वाई एक्सिस पे और एक ग्राफ प्लॉट किया, ये टेम्परेचर वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। एक्स एक्सिस पे क्या रखा, टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उन्होंने फ्रीजिंग के टेम्परेचर को नोट किया कि भाई फूड का जो टेम्परेचर था उसको क्या होता है। अब मान लिया ये कहीं टेम्परेचर है 20 डिग्री के आसपास, जो रूम टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ, ये 20 डिग्री के आसपास कोई टेम्परेचर है, और 20 डिग्री से ये फूड को कूल करते हैं, कूल करते हैं। अब ये थीटा एफ क्या है, थीटा एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट। थीटा एफ मतलब 0 डिग्री मान लो इसको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मींस 0 डिग्री। ऑल्दो ये कम ज्यादा होता रहता है, फूड के हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस। सो the freezing point depression takes place and then freezing point of the food is reduced। लेकिन फिलहाल मान लेते हैं कि 0 डिग्री है। तो भाई अब हमने ए से स्टार्ट किया, ए में फूड जो था वो 20 डिग्री पे था, और फिर हमने कूलिंग स्टार्ट करी फूड की, तो धीरे 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 टेम्परेचर कहाँ आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया। लेकिन ये ग्राफ बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द फूड विल गो फर्दर डाउन टू ए टेम्परेचर विच इज कॉल्ड एज एस। एस इज कॉल्ड एज द सुपर कूलिंग टेम्परेचर, एंड सुपर कूलिंग मे बी एज लेस एज 10 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, इतना भी कम हो सकता है सुपर कूलिंग। अब ये सुपर कूलिंग क्यों हुआ, ये जो हमने अभी लेटेंट हीट वाला रीजन पढ़ा था कि व्हेन ए फूड इज कूल्ड देन डेफिनेटली द लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिलीज्ड। तो जब लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज हो जाएगी फिर दोबारा फूड रीहीट हो जाएगा, इसका मतलब, क्योंकि वो हीट तो यूज हो गई, तो हीट यूज हो गई तो टेम्परेचर फिर ऊपर आ गया।
फिर आपने कूल किया तो हीट यूज होगी, टेम्परेचर फिर ऊपर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहला अगर हमको आइस क्रिस्टल बनाना होगा, उससे पहले टेम्परेचर को इतना कम होना पड़ेगा कि लेटेंट हीट रिलीज होने के बाद भी वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही रहे, तभी वो फ्रोजन स्टेट में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। कि जैसे ही आपने वाटर को कन्वर्ट किया आइस में तो वो यूज हो गया, फिर दोबारा हीट रिलीज हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फिर दोबारा लिक्विड में आ गया, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। तो ये ग्राफ ये बताता है कि सबसे पहले फूड को हमको कूल करना पड़ेगा टू ए सुपर कूलिंग टेम्परेचर, एस। तो एस विल बी ए सुपर कूलिंग टेम्परेचर। तो कूलिंग टेम्परेचर, कूलिंग स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस होता गया और फिर एक सुपर कूलिंग टेम्परेचर तक आ गया, और वो टेम्परेचर काफी नीचे भी हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट से। लेकिन उसके बाद टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज कर जाता है टू एस बी। एस बी मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज एब्रप्टली, एब्रप्टली एक इंक्रीज कर जाता है और फिर दोबारा वो थीटा एफ तक टेम्परेचर चला जाता है। And that is the point where the B is the point where the latent heat is being removed as ice forms, so the temperature remains almost constant. B C के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में फर्क नहीं है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा जोन है ये बी और सी के बीच में, लगभग यहाँ तक मान लीजिए आप। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट आप ये लाइन को आप देखिए कि ये बी और सी के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा सा फर्क होगा। इट कैन बी 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, इतना ही फर्क इसमें आपको मिलेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस इसमें आपको नहीं मिलेगा बी और सी के बीच में। सो दैट इज हाउ इट्स देयर। एंड at point B, the first ice crystal will crystallize out. First ice crystal will be formed, and that is where the एक्चुअल फ्रीजिंग स्टार्ट्स। तो सुपर कूलिंग में तो लिक्विड में ही रहेगा, टेम्परेचर बहुत लो हो गया, 0 डिग्री से ज्यादा भी, फ्रीजिंग पॉइंट से कम भी चला गया, उसके बावजूद भी लिक्विड स्टेट में है। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट बी तक आता है तो टेम्परेचर राइजेस एंड देन द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट्स। उसके बाद फिर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और ये थोड़ा थोड़ा जो डिक्रीज होगा, बिकॉज इसमें ज्यादातर लेटेंट हीट ही रिमूव हो रही है वाटर की, तो उसमें कोई जैसा बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन फाइनली what will happen that when this BC takes place, so a slight decrease in temperature is there because majority of this will be the latent heat. लेकिन फिर सी में आने के बाद ऐसा होगा कि हम ये मानते हैं कि अब सारा का सारा पानी जो है वो फ्रोजन स्टेज में आ गया। यहाँ पे फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर फ्रीज, फिर फर्दर हुआ थर्ड, फिर फोर्थ क्रिस्टलाइज हो गया, फिर फिफ्थ क्रिस्टलाइज हो गया, और ऐसे 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 होते रहे, एंड फाइनली वी रीच्ड सी। नाउ एट सी ऑलमोस्ट ऑल द फ्री वाटर वाज क्रिस्टलाइज्ड। और फिर क्या हुआ, एक पॉइंट आएगा डी, फिर दोबारा से टेम्परेचर राइज मिलता है सी टू डी। नाउ सी डी इज again the rise in temperature, and here at point D the first solute will crystallize out. यहाँ पे solute crystallize हो जाता है, और वहां जहां पे solute crystallize होता है, the first solute will crystallize out, that is what is called as the eutatic temperature. उसको हम लोग बोलते हैं eutatic temperature। D point क्या है, eutatic temperature, क्योंकि यहाँ पे पहला solute crystallize हो गया भाई। अब पहले फूड था, फूड में कुछ वाटर था, फ्री वाटर फ्रोजन होता रहा, बी और सी के बीच में सारा पानी फ्रीज हो गया। जैसे ही सी पे आए, अब पानी फ्रीज होने को नहीं है, फ्री वाटर नहीं है, तो फिर क्या होगा कि सॉल्यूट उस मैट्रिक्स में से क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, सॉल्यूट ही बाहर निकल जाएगा और क्रिस्टलाइज हो जाएगा। सो द पॉइंट वेयर द फर्स्ट सॉल्यूट विल क्रिस्टलाइज आउट इज कॉल्ड एज द यूटेटिक टेम्परेचर। अब यूटेटिक टेम्परेचर में पहला सॉल्यूट यहाँ क्रिस्टलाइज हुआ, फिर सेकंड यहाँ पे, फिर थर्ड यहाँ पे, फिर करते करते सारे सॉल्यूट क्रिस्टलाइज आउट हो गए। उसमें से मैट्रिक्स जो था आपका, जो जो लिकर था, फ्रोजन लिकर, उसमें से सारे सॉल्यूट क्रिस्टलाइज होते जा रहे हैं और क्रिस्टल्स बनते जा रहे हैं। और फिर फाइनली एक पॉइंट आएगा ई, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फाइनल यूटेटिक टेम्परेचर। यहाँ पे लास्ट सॉल्यूट फाइनली क्रिस्टलाइज हो गया, अब कोई सॉल्यूट नहीं बचा, ना तो वाटर बचा क्रिस्टलाइज होने को और ना सॉल्यूट बचा। और इसके बाद की फिर सुंदर जर्नी स्टार्ट होती है, और एकदम से शार्प डिक्लाइन होता है टेम्परेचर में टू द टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजर। नाउ एफ इज द टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजर, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर हम इसका पैटर्न देखेंगे ई एफ का, तो ए बी का पैटर्न जो है, ए बी और ई एफ जो है, ये हमको पैरेलल जैसे लगते हैं देखने में। नाउ ए बी इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू ई एफ। ए बी और ई एफ क्या है, पैरेलल। पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटेंट हीट। ये ए बी यहाँ पे अगर हम लोग ई एफ और ए बी को देखेंगे, तो दे आर पैरेलल लाइंस ऑलमोस्ट, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द लेटेंट हीट, वेयर एज द बी सी एंड डी ई, ये भी पैरेलल जैसे देखने को मिलते हैं, दे रिप्रेजेंट द लेटेंट हीट। बीसी रिप्रेजेंट करता है लिक्विड की लेटेंट हीट को, वाटर की लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, और डीई रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट्स के क्रिस्टलाइज होने को। तो कुल मिला के बड़ा ही सुंदर एक्सप्लेनेशन
फ्रीजिंग का दिया है कि ए से स्टार्ट होगा, सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे, फिर धीरे-धीरे फ्रीज होगा, सुपर कूलिंग में आएगा, सुपर कूलिंग वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है, फिर फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज होगा, बी पॉइंट पे जाएंगे और फिर धीरे-धीरे लेटेंट हीट रिमूव होती जाएगी और सी तक आते-आते सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। फिर फर्स्ट सॉल्यूट क्रिस्टलाइज होगा डी पे जाके, जिसको हम यूटेटिक टेम्परेचर बोलते हैं, और धीरे-धीरे करके सारे सॉल्यूट क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। ई इज कॉल्ड एज द फाइनल यूटेटिक टेम्परेचर। और फिर उसके बाद ई के बाद फिर दोबारा एफ तक आने के लिए स्टीप डिक्लाइन है, क्योंकि अब ना तो वाटर मॉलिक्यूल बचा, लेटेंट हीट का इफेक्ट खत्म हो गया, और ना ही सॉल्यूट्स बचे, तो सॉल्यूट का भी लेटेंट हीट का इफेक्ट खत्म हो गया, और ई एफ फिर दोबारा एक पैरेलल लाइन की तरह ए बी के हमको पैरेलल मिलती है। एंड हियर आल्सो द इफेक्ट ऑफ द सेंसिबल हीट विल टेक प्लेस, एंड एट एफ द टेम्परेचर ऑफ द फूड goes to the temperature of the freezer. Temperature freezer temperature के बराबर ये आ जाता है. So this is the beauty of this. And एज ए प्रोसेसर हमारा इंटेंशन ये होता है कि ये जो लेटेंट हीट की जर्नी है, लेटेंट हीट की जर्नी है, यानी कि ये यहां से और यहां तक की जो जर्नी है, ऑलमोस्ट अगर मैं यहां लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लेटेंट हीट की जर्नी है यहां से यहां तक। तो ये जो जर्नी है, ये जितने कम टाइम में पास हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उतने कम चेंजेस टेक्सचर में आते हैं फूड के। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल जोन। मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा फास्ट फ्रीजिंग स्लो फ्रीजिंग के प्रोसेस में, जिसमें बताऊंगा कि व्हाट इज क्रिटिकल जोन एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। बट अभी आप ध्यान रखिए कि ये आप दिमाग में बसा लीजिए इस कर्व को, कि ये फ्रीजिंग कर्व है फूड का, और इसमें क्या क्या जोन्स होते हैं, सुपर कूलिंग का कंसेप्ट क्या है, यूटेटिक टेम्परेचर क्या है, और फाइनल यूटेटिक टेम्परेचर क्या होता है। तो अगर थोड़ा सा आगे देखेंगे तो इस पर्टिकुलर इमेज में एस बी वाला पोर्शन दिखाया गया है, और एस बी वाले पोर्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, अब ये फ्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज द थीटा एफ, ये क्या है हमारा थीटा एफ। नाउ थीटा एफ इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर, से फॉर एग्जांपल 0 डिग्री। तो हमने जैसे ही कूल किया तो टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, तो टेम्परेचर कम हुआ तो फिर दोबारा लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज होगी, टेम्परेचर बढ़ गया। फिर दोबारा हमने कूल किया तो टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, फिर दोबारा लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज होगी, टेम्परेचर बढ़ गया। हमने फिर कूल किया तो टेम्परेचर कम हुआ, और फिर दोबारा लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। फिर दोबारा कूल किया, टेम्परेचर कम हुआ, फिर बढ़ गया। एंड दिस जर्नी विल गो ऑन एंड ऑन, एक ऐसे लेवल तक, ताकि जब वो ऊपर भी चला जाए तो वो थीटा एफ से ऊपर ना रह पाए, यहां पे थीटा एफ होना चाहिए, ऐसे लेवल तक इसको कम करना पड़ेगा। तब तो जाके ये होगा कि अब जब वो इंक्रीज भी हो रहा है तो भी हमारा फ्रीजिंग के प्रोसेस को नहीं रोक पा रहा है, अब जब होगा नेक्स्ट तो टेम्परेचर कम ही होता जाएगा। So that is how this role of supercooling takes place. इसीलिए supercooling important है, that supercooling is the lowest temperature up to which the water will remain in liquid state before the first ice crystal formation will take place. So this is theta F, and the water is frozen, water is cooled to below its freezing point. जो भी वो फूड था थीटा एफ से नीचे तक जाएगा, काफी नीचे तक, and it can be as less as 10 degrees Celsius. So that is how it's very important, the concept of supercooling. तो अब थोड़ा सा जो जो डेफिनेशंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यूटेटिक टेम्परेचर क्या बोलता है? सो वेयर द क्रिस्टल ऑफ एन इंडिविजुअल सॉल्यूट एग्जिस्ट्स इन इक्विलिब्रियम विद अनफ्रोजन लिक्विड। अनफ्रोजन लिक्विड में इंडिविजुअल जो सॉल्यूट है वो आपके इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया पॉइंट ई पे जाके डी पे जाके क्या हो रहा था कि फर्स्ट सॉल्यूट क्रिस्टलाइज हो जा रहा था। तो फर्स्ट सॉल्यूट क्रिस्टलाइज तब होगा कि जब वो क्रिस्टलाइज होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से अलग नहीं हो गया वो, लेकिन अब वो इक्विलिब्रियम में आ गए कि वो लिक्विड समझ लो चाहे उसको सॉल्यूट समझ लो, एक ही जैसा ही हो गया वो। तो दैट इज हाउ इट्स देयर। और अलग अलग सॉल्यूट्स के अलग अलग यूटेटिक टेम्परेचर होते हैं। अगर हम फूड की बात करें तो ग्लूकोज हैज यूटेटिक टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, सुक्रोज हैज 14 डिग्री, ये 14 डिग्री पे क्रिस्टलाइज होगा। सोडियम क्लोराइड हैज 21 डिग्री, ये 21 डिग्री पे क्रिस्टलाइज होगा। एंड कैल्शियम क्लोराइड हैज 55 डिग्री। यानी कि अगर हम लोग फूड की बात करते हैं तो अगर हम 7-8 डिग्री 10 डिग्री तक कूल कर रहे हैं तो सिर्फ ग्लूकोज ही क्रिस्टलाइज होगा। अगर 18 डिग्री 20 डिग्री तक बात करें तो सुक्रोज भी हो जाएगा, ग्लूकोज एंड सुक्रोज बोथ। अगर थोड़ा सा और टेम्परेचर -24 तक 25 तक चले जाएंगे तो सोडियम क्लोराइड भी हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग -45 तक ही कूल करते हैं। इससे हमको ये पता लगता है कि भाई फूड में कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूट्स रह ही जाएंगे जो क्रिस्टलाइज आउट नहीं होंगे हमेशा, चाहे किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखिए। तो अनफ्रोजन लिक्वर में वो रहेंगे ही रहेंगे। So that's how it's there. And the lowest final eutectic temperature of the solutes, lowest final eutectic temperature की अगर बात करते हैं तो आइसक्रीम के लिए 55 डिग्री बताया गया, यानी कि 55 डिग्री पे आके फाइनल जो सॉल्यूट है वो क्रिस्टलाइज होगा। मीट के लिए 50 से 60 डिग्री, ब्रेड के लिए -70 डिग्री।
तो कुल मिला के ये सारे माइनस के टेम्परेचर है भाई, आप इसको ध्यान रखें। ऑल ऑफ देम दे आर द माइनस टेम्परेचर, -55, -50 to 60 एंड -70। तो कुल मिला के ये सारे के सारे वो टेम्परेचर है जहां पे आके वो सॉल्यूट्स क्रिस्टलाइज आउट करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जो प्रैक्टिकल है, जो ब्लास्ट फ्रीजर है, वो -45 डिग्री पे हम ऑपरेट करते हैं ब्लास्ट फ्रीजर को। ब्लास्ट फ्रीजर अगर कॉमर्शियल फ्रीजर है, अगर -45 पे ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब आइसक्रीम में भी अनफ्रोजन लिखकर रह जाएगा, मीट में भी रह जाएगा, ब्रेड में भी रह जाएगा, कोई भी फ्रोजन फूड ले लो प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो रह जाएंगे। लेकिन ऑल दीज स्टडीज, these temperatures, they are based upon the researches which have been done। अब आता है कंसेप्ट ग्लास ट्रांजिशन का कि साहब ग्लास ट्रांजिशन क्या होता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये भी एक ऐसा चीज है जो कि बहुत सारे लोगों को तंग करता है और नहीं पता लगता लोगों को ग्लास ट्रांजिशन की, ग्लास ट्रांजिशन क्या है। तो पहला तो जैसे मैंने कहा कि मेरी बात अगर आपने ध्यान से सुनी हो, मैंने कहा कि किसी भी सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हम फूड की बात करते हैं तो वहां पे फूड अनफ्रोजन लिक्विड में रह ही जाएगा। तो जब सारा का सारा फ्री वाटर आपका क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है और सॉल्यूट्स भी क्रिस्टलाइज आउट होने लग जाते हैं, तो एक रबरी स्टेट हमको मिलती है, रबर के जैसी स्टेट मिलती है, विच कैन बी चेंज। आपने देखा होगा आइसक्रीम को थोड़ा प्रेस करें तो भाई प्रेस तो कर सकते हैं, अगर इसको दबाएं तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। तो क्या फिर कभी ऐसा होगा कि उस शेप को, वो जो आइस क्रिस्टल है, वो ऐसा बन जाए कि वो शेप चेंज ना हो सके? व्हेन दैट रबरी स्टेट इज changed into the rubbery and crystalline state is changed into the amorphous and continuous state, amorphous बन जाता है। So as food is frozen below the point E से जब हम नीचे इसको फ्रीज करेंगे तो E पॉइंट से जब नीचे जाते हैं, so the unfrozen material becomes more concentrated and forms a glass। तो वहां पे ग्लास बना देता है which encompasses the crystal। तो एक उस सारे के सारे क्रिस्टल बराबर आ जाते हैं एंड द क्रिस्टलाइन एंड रबरी स्टेट ऑफ द आइस एंड द अनफ्रोजन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू मोर अमोर्फस स्टेट, मोर कंटिन्यूअस। कांच में आपने देखा, कांच को जब तोड़ते हैं ना तो उसमें क्रिस्टल निकलते हैं। कोई भी कांच को आप ब्रेक करिए, क्या निकलेंगे? क्रिस्टल। लेकिन जब कांच कांच होता है तो क्रिस्टल दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कांच जो होता है वो अमोर्फस होता है। द amorphous, that is what is called as the glass transition। So the point where the crystalline state of the ice molecules will be overcast by the continuity and conversion into amorphous state and formation of a glass। So that is what is called as glass। तो जैसा कि कांच में हमको अलग अलग क्रिस्टल नहीं दिखते हैं, वैसे भी आइस में भी हमको नहीं दिखते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द ग्लास ट्रांजिशन। अगर हम लोग ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर देखते हैं तो फिश और मीट में ये -11 से -12 तक आ जाता है, चीज में -24 से -33 तक आ जाता है, वेजिटेबल्स में -25 टू -12 टू -25, एंड देन इन केस ऑफ फ्रूट्स इट इज -35 टू -42 डिग्री। तो अलग अलग कमोडिटीज में अलग अलग टेम्परेचर्स पे आपको ग्लास ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी। लेकिन ग्लास ट्रांजिशन के लिए हमेशा आप याद रखिए कि the non-continuous crystalline state of the unfrozen liquor is converted into the continuous amorphous state just like a glass। So that is what is called as glass transition। तो कंफ्यूजन इसके बाद नहीं होना चाहिए। आप ग्लास का एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया कि तोड़ने के बाद क्रिस्टल अलग दिखते हैं, लेकिन जब तक ग्लास होता है तो कंटिन्यूस रहता है, अलग अलग क्रिस्टल्स नहीं दिखते हैं। सो सेम स्टेज इज देयर इन केस ऑफ द फूड्स आल्सो, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो दोस्तों आज के कंसेप्ट में आपको समझ में आया होगा कि फ्रीजिंग क्या होती है, सुपर कूलिंग क्या होता है, यूटेटिक टेम्परेचर क्या है, फाइनल यूटेटिक टेम्परेचर क्या होता है, ग्लास ट्रांजिशन क्या होता है। ये सारे के सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे। पीजीएफएलओ इसकी किताब है, आप उसको पढ़िए। इसके अलावा दूसरी किताबों में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखा है। कहीं कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस कंसेप्ट को आप माइंड में क्लियर कीजिए। जब तक आप इस फ्रीजिंग के कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आगे की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे लॉजिक्स को आप नहीं समझ पाएंगे। फूड में एग्जैक्टली क्या क्या होता है, टेक्सचर में क्यों चेंजेस आते हैं, फ्लेवर्स में, कलर्स में क्यों चेंजेस आते हैं, कैसे कंपोजिशन वेरी करती है, फास्ट फ्रीजिंग स्लो फ्रीजिंग के दौरान क्या होता है। तो इन सब चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे अगर हमने वो बेसिक प्लॉट्स जो हैं, बेसिक जो ग्राफ्स हैं उनको दिमाग में नहीं रखा है, और बेसिक जो फॉर्म्स हैं, कंसेप्ट ऑफ सुपर कूलिंग, यूटेटिक टेम्परेचर, फाइनल यूटेटिक टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, इनको नहीं समझा, नहीं जाना तो हम लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। दूसरा, आप डेफिनेटली याद रखिए दैट बॉइलिंग कॉजेज कूलिंग एंड फ्रीजिंग कॉजेज हीटिंग। तो इन दोनों चीजों को याद रखेंगे तो आगे गाड़ी बढ़ जाएगी और आप एंजॉय करेंगे साइंस को समझने के लिए। मैं समझता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा होगा कुछ लोगों को जिनको इंटरेस्ट है। और आज के कंटेंट को यहीं क्लोज करते हैं। किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।